हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्टोरियल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। मेन कि जो इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री है कि कौन से ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने कौन से वर्कर ने इस पे इम्यूनोलॉजी पे काम किया, ये पूरी कैसे डेवलप हुई, धीरे धीरे हमें वैक्सीन का कैसे पता लगा, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का कैसे पता लगा, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से इंक्लूडेड हैं इम्यूनोलॉजी के, वो हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक इंग्लिश वर्ड है जो कि एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका मतलब है जो लैटिन वर्ड है वो है इम्यूनिस। इम्यूनिस लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है एक इंग्लिश वर्ड जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिस का अगर हम मीनिंग निकालें तो उसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट, मीन्स फ्री फ्रॉम हैविंग समथिंग, कि कुछ चीज़ होने से रोकना या फ्री होना इज़ नोन एज एग्जेम्प्ट। एंड इम्यूनिस जो लैटिन वर्ड है, इम्यूनिटी जो इंग्लिश का वर्ड है, अगर उसका मतलब हम निकालें द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्शन की जो स्टेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो, अगर हम बहुत पहले की हिस्ट्री की बात करें तो जो सबसे पहले लिखा हुआ जो रिटन रेफरेंस मिलता है विद रिस्पेक्ट टू फिनोमिनन ऑफ इम्यूनिटी, तो वो जो थ्यूसाइडिस एक फिलोसफर हुए हैं, थ्यूसाइडिस का एक लिखा हुआ रेफरेंस मिलता है हिस्ट्री में पुराने टाइम में, जब एथेंस में 430 BC के अंदर एथेंस के अंदर एक वार हुआ था, पेलोपोनेशियन वॉर। उस पेलोपोनेशियन वॉर में प्लेग ज़्यादा फैला था, तो उस प्लेग से जो भी पीपल थे जिन्हें प्लेग हुआ था, तो उन्हें रिकवर करने के लिए जो उनकी नर्सिंग थी, वो नर्सिंग के लिए थ्यूसाइडिस ने एक स्टेटमेंट की थी कि इन प्लेग से अफेक्टेड जो पीपल हैं उनकी नर्सिंग सिर्फ वो लोग करेंगे जो कभी एक बार, जिनके रिकॉर्ड में कभी प्लेग से अफेक्टेड हो चुके हैं और वो रिकवर हुए हैं। जैसे कि ये कोई पीपल हैं जिसे प्लेग हुआ है वॉर के अंदर, इसकी रिकवरी, ये हमारे पास दो चॉइस है। एक तो कि इसे पहले प्लेग हो चुका और ये रिकवर हो चुका, ये फ़िलहाल सिक है और इसे कभी प्लेग हुआ नहीं और ये इसे कभी, इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है प्लेग के अगेंस्ट, तो ये इसे अगर ट्रीट करेगा, इसकी नर्सिंग करेगा, तो इसे प्लेग होने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन जो जिसे एक बार प्लेग हो चुका और जो उससे रिकवर्ड हो चुका है, उसे प्लेग दोबारा से होने के चांस बहुत 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 ज़्यादा कम है। तो थ्यूसाइडिस ने ये कहा कि जिसे प्लेग एक बार हो चुका है वो नर्सिंग करेगा उन पीपल की जो फ़िलहाल प्लेग से सिक है ड्यूरिंग पेलोपोनेशियन वॉर इन एथेंस। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड आया था रिगार्डिंग इम्यूनिटी। इसकी जो शुरुआत हुई थी इम्यूनिटी की, वो यहाँ से हुई थी। फिर इस रिकॉर्ड का यूज़ करके बहुत सारे चाइनीज़ थे, टर्किश थे 15वीं सेंचुरी में, जिन्होंने इस रिकॉर्डिंग का, इस हिस्ट्री का यूज़ करके और एक टेक्निक लेके आए, वेरोलिएशन की टेक्निक। उन्होंने क्या बताया कि जो स्मॉल पॉक्स के जो पिस्ट्यूल्स हैं, अगर उन्हें हम ड्राइड करके, क्रश करके, या तो इनहेल कराएं, अपने नोस्ट्रिल के थ्रू इनहेल करें, या फिर स्किन पे कट लगा के छोटा सा और उसके अंदर इसे हम इंसर्ट करें, इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, वेरियोलेशन की टेक्निक बोला जाता है। और इस टेक्निक का यूज़ किया था 1718 में। एक लेडी हुई थी मैरी वोटले, जो कि वाइफ थी ब्रिटिश एम्बेसडर की। उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था अपने बच्चों के ऊपर और उन्हें इस जो टेक्निक के यूज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिले थे। देन 1718 के बाद 1798 में इम्यूनिटी से रिगार्डिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें मिलते हैं, रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं 1798 में, और वो थे
फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर से रिलेटेड। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1798 में अपना काम करना शुरू किया था, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। उन्होंने ये बताया कि जो मिल्क मेड है, जो दूध ये हैं, वो क्या करते हैं कि हमेशा काऊ के कांटेक्ट में रहते हैं और काऊ के अंदर एक डिजीज़ होती है काऊ पॉक्स, जो कि इतनी डेंजरस नहीं है। और ह्यूमन के अंदर डिजीज़ होती है स्मॉल पॉक्स, जो कि काफ़ी फेटल डिजीज़ है, मतलब जिससे डेथ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो ये फेटल डिजीज़ है, ये फेटल डिजीज़ इतनी नहीं है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो मिल्क मेड है, काऊ के पास रहेगा, उसे काऊ पॉक्स के कांटेक्ट में आएगा वो, और काऊ पॉक्स के कांटेक्ट में आने की वजह से उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता, उसे इम्यूनिटी मिल जाती है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जेनर रीजन डेट इंट्रोड्यूसिंग फ्लूइड फ्रॉम ए काऊ पॉक्स पिस्ट्यूल इनटू पीपल माइट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो काऊ पॉक्स पिस्ट्यूल है उससे लिक्विड लेके हम इंट्रोड्यूस करवा दें किसी ऐसे पीपल के अंदर जो जिसे स्मॉल पॉक्स होने के चांस हैं, तो उसे फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। टू टेस्ट दिस आइडिया ही इनोकुलेटेड एन 8-year old with fluid from a cowpox pustule and later intentionally infected the child with smallpox। उन्होंने क्या किया कि एक 8 साल के बच्चे को जो काउपॉक्स का पिस्ट्यूल है उसका फ्लूइड इंसर्ट किया, और फिर उसे थोड़े टाइम बाद जानबूझ के स्मॉल पॉक्स के जो पिस्ट्यूल्स है उससे इन्फेक्ट करवाया। तो उन्होंने देखा कि जो चाइल्ड है उसके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो जो जेनर की ये टेक्निक्स थी इनोकुलेशन करने की विद स्मॉल पॉक्स, वो थ्रू आउट द यूरोप फैल गई और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, स्मॉल पॉक्स होने से बहुत सारे लोगों को प्रिवेंट किया। अब इनके बाद इनके काम से रिलेट करके कोलरा डिजीज़ के अगेंस्ट भी काम होने लगा, और वो काम किसने किया? लुइस पास्चर ने। और ये काम किया था किसने? लुइस पास्चर ने किया था। लुइस पास्चर ने नाउ न्यू मेजर एडवांसमेंट इन इम्यूनोलॉजी वाज मेड द इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी टू कोलरा। लुइस पास्चर ने कोलरा, जो फॉल कोलरा है, उसके अगेंस्ट वो सक्सीड हुए थे कि वेरियोलेशन करने में या फिर फॉल वो कोलरा से प्रिवेंट करने में वो सक्सीड हुए थे। इन्होंने क्या किया कि एक पैटी डिश के अंदर जो बैक्टीरिया कोलरा कोज करते हैं उनका कल्चर किया, और फिर इन्हें फॉल के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो जब इन बैक्टीरिया को फॉल के अंदर डाला तो फॉल की डेथ हो गई। फिर वो थोड़े दिन के लिए चले गए समर वेकेशन पे और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया कि जो ये बैक्टीरिया थे जो वो पहले कल्चर करके गए थे, ये ओल्ड कल्चर को ही दूसरे फॉल के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इनकी तो डेथ हो चुकी थी, दूसरे फॉल के अंदर इंट्रोड्यूस किया इस ओल्ड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को। और उनके सरप्राइज़ के लिए क्या चीज़ हुई कि बैक्टीरिया के अंदर फॉल से बैक्टीरिया रिकवर हो, मतलब कोलरा से रिकवर हो गए ये फॉल, इन्हें किसी टाइप की कोई भी डिजीज़ नहीं हुई। चिकन्स बिकम इल बट टू पास्चर सरप्राइज दे रिकवर्ड। फिर उन्होंने क्या किया कि एक नया कल्चर बनाया और उस नए कल्चर को इन रिकवर्ड हुए फॉल के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो उन्हें फिर से सरप्राइज़ मिला कि जो जिन फॉल के अंदर ओल्ड बैक्टीरियम को इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं के अंदर अगर हम न्यू बैक्टीरियम की स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं फॉल, तो उनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डिजीज़ नहीं होती। तो पास्चर ने हाइपोथेसाइज्ड किया एंड प्रूव किया कि जो एजिंग है उसकी वजह से जो वायलेंसी है पैथोजन की वो वीक हो गई है, ठीक है, जिस वजह से वो डिज़ीज़ कॉज करने में पूरी तरीके से एबल नहीं है। शॉर्ट में अगर हम कहें कि एजिंग ऑफ वायरस लीड्स टू डिक्रीज इन पावर ऑफ वायलेंस एंड दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस आर कैन बी यूज्ड एज एन
वैक्सीन। तो उन्होंने सबसे पहले एक एटीन्यूएटेड स्ट्रेन को नाम दिया था वैक्सीन। वैक्सीन उन्होंने जो जेनर जेनर ने जो काम किया था काउपॉक्स के ऊपर, उनके ओनर में वैक्सीन टर्म दी, क्योंकि वैक्सीन का जो लैटिन वर्ड है वो है वैका, जिसका मतलब होता है काऊ। तो वैक्सीन इज रिलेटेड टू वैका विच मीन्स काऊ। एंड ये जो काऊ है, काऊ के ऊपर काम किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो इन द ऑनर ऑफ जेनर उन्होंने ये टर्म दी वैक्सीन। फिर फर्दर उन्होंने जैसे कोलरा के ऊपर काम किया, फिर उन्होंने सोचा कि चलो दूसरे जो पैथोजेंस है, दूसरे जो डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया हैं, उनके ऊपर भी काम करके देखते हैं। तो उन्होंने 1881 में शिप के एक ग्रुप के ऊपर काम किया था, वैक्सीनेटेड किया था उन्हें अगेंस्ट एंथ्रेक्स बेसिलस या बेसिलस एंथ्रेसिस। उन्होंने क्या किया कि शिप ली, उस शिप के अंदर एंथ्रेस बेसिलस को इंट्रोड्यूस किया, शिप की डेथ हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, इस एंथ्रेस बेसिलस को हीट किल्ड किया, हीट एटेन्यूएटेड किया, और फिर इस शिप के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो उस शिप को डिजीज़ तो हुई लेकिन वो वैक्सीन मतलब वो रिकवर्ड हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि इस रिकवर्ड शिप के अंदर और एक नई शिप के अंदर, दोनों के अंदर नए बेसिलस को डाला, नई जो बिना हीट किल्ड वाले बेसिलस एंथ्रेसिस को डाला। तो ये वाली जो शिप थी, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सरवाइव हुई, लेकिन ये वाली जो फिश थी, शिप थी, वो सरवाइव नहीं हो पाई। अब उन्होंने फिर से इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट किया 1885 में। उन्होंने एक लड़का था जोसेफ, उस लड़के के ऊपर रेबीज़ के अगेंस्ट काम किया। उन्होंने क्या किया कि एटीन्यूएटेड रेबीज़ वायरस से उसे इनोकुलेट करवाया और उसे बार बार कुत्ते से कटवाया, लेकिन उसके अंदर रेबीज़ नहीं हुआ, वो सरवाइव किया और बाद में पास्चर के इंस्टीट्यूट में ही अपना काम करने लगा। तो इससे ये मेनली 3 वर्क थे पास्चर के, किसके ऊपर? एक तो फॉल के ऊपर, कोलरा से रिलेटेड। दूसरा वर्क था उनका बेसिलस एंथ्रेस शिप के ऊपर, और फिर तीसरा उनका किसका था? जोसेफ के ऊपर अगेंस्ट रेबीज़। तो ये 3 मेन काम थे पास्चर के। ऑल्दो पास्चर प्रूव्ड दैट वैक्सीनेशन वर्कड, पर उन्हें ना इसका तरीका नहीं पता था, मैकेनिज़्म नहीं पता था कि किस मैकेनिज़्म से जो वैक्सीनेशन है, जो इम्यूनिटी है, वो देन पास्चर के वर्क के बाद हमारा जो नया टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस कि जो आगे वर्क हुआ वो रिलेटेड था सेलुलर एंड ह्यूमरल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम से। अर्ली स्टडीज़ जो की गई थी इससे रिलेटेड, तो ये एक इसका सब टॉपिक है हिस्ट्री का ही। अर्ली स्टडीज़ रिवील्ड ह्यूमरल एंड सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि पास्चर ने ये तो बताया था कि वैक्सीन होती है, लेकिन वो वैक्सीन काम कैसे करती है, कैसे इम्यूनिटी आएगी, मैकेनिज़्म ऑफ इम्यूनिटी के बारे में नहीं बताया था। तो पहले तो जो साइंटिस्ट थे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी ये कहते थे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी अलग है, सेलुलर इम्यूनिटी अलग है। लेकिन बाद में विद द एडवांसमेंट ऑफ सेलुलर कल्चर, जो ह्यूमरल और इम्यूनिटी है, ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी है, उनका आपस में कनेक्शन समझ में आया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये अलग नहीं है। तो इस वाले टॉपिक में हम इस वाले कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले काम किया था द एक्सपेरिमेंट वर्क ऑफ एमिल वॉन बेहरिंग, who got Nobel Prize in 1901, एंड सेकेंड वन वाज कितास्तो इन 1890 में इन्होंने काम किया था। अभी तक हमने बात की थी 1885 की। 1885 के बाद 1890 में आए थे 2 साइंटिस्ट, बेहरिंग एंड कितास्तो। उन्होंने सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बताया। दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सीरम, which is the liquid non-cellular component of a coagulated blood from a animal previously immunized to diphtheria,
could transfer the immune state of unimmunized एनिमल, कि अगर हम ऐसे एनिमल से जिसके अंदर पहले डिप्टीरिया हो चुका है उसके सीरम को लें और उसके सीरम से हम इम्यूनिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऐसे एनिमल के अंदर जिसमें डिप्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, जो कि डिप्टीरिया डिजीज से रिलेटेड अनइम्यूनाइज्ड स्टेट में है. In search of protective agent, various researchers during the next decade demonstrated that an active component from immune serum could neutralize toxin, precipitate toxin and एग्लूटिनेट या फिर क्लम्प बैक्टीरिया. कि आगे जब काम किया फर्दर प्रोटेक्टिव एजेंट्स के बारे में रिसर्च किया तो ये पता लगा कि जो कंपोनेंट है इम्यून सीरम का या तो वो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता होगा या तो वो टॉक्सिन को प्रेसिपिटेट करता होगा या फिर वो उनका एग्लूटिनेशन करता होगा. फिर पहले तो लोग ये सोचते थे कि जो डिफरेंट कंपोनेंट है सीरम के वो ये 3 डिफरेंट काम करते हैं, कि इन 3 काम करने वाले 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं. लेकिन ड्यूरिंग 1930s बाय द एफर्ट ऑफ एल्विन कैबाट ये पता लगा कि उन्होंने कहा कि ये तीनों काम करने वाले ना न्यूट्रलाइज करने के लिए भी, प्रेसिपिटेट करने के लिए भी, एग्लूटिनेशन करने के लिए भी जो गामा ग्लोबुलिन है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो रिस्पॉन्सिबल है. कि एक ही फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर नहीं है. इन्हें इनका जो काम करने वाला जो फैक्टर है वो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो अलग अलग फैक्टर नहीं है. और वो एक फैक्टर कौन है? गामा ग्लोबुलिन है. और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं. वो सिर्फ अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, टू प्रेसिपिटेट टॉक्सिन एंड टू एग्लूटिनेट बैक्टीरिया. The active molecule which is present in immunoglobulin fraction are known as antibodies. Because जो immunity है वो एंटीबॉडी के थ्रू मीडिएटेड होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी. इसके बाद 1883 में साथ में ही डिस्कवर हुई थी चीज़ें. यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताया गया, लेकिन इसके ही साथ में चीज़ें डिस्कवर हुई थी विद रेस्पेक्ट टू सेलुलर इम्यूनिटी. 1883 में इवन बिफोर द डिस्कवरी डेट ए सीरम कंपोनेंट को ट्रांसफ़र इम्यूनिटी, जो अभी हमने बात की, एक साइंटिस्ट थे मेरचेनिकोफ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सेल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इम्यून सिस्टम ऑफ एन एनिमल. एनिमल के इम्यून स्टेट के लिए सेल्स भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं. ही ऑब्जर्व दैट सर्टेन WBCs which he termed phagocytes were able to ingest microorganism and other foreign material. तो उन्होंने ये देखा कि WBC जिन्हें उन्हें नाम दिया फेगोसाइट्स, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और फॉरेन मटेरियल को खा जाते हैं, इंजेस्ट कर जाती हैं. नथिंग दैट these phagocytic cell were more active in animal that had been immunized. और जो इम्यूनाइज्ड पीपल हैं उनके अंदर ये फेगोसाइटिक सेल्स ज़्यादा एक्टिव होंगी. मेरचेनिकोफ हाइपोथेसाइज्ड दैट सेल रादर देन सीरम कंपोनेंट वर द मेजर इफेक्टर ऑफ इम्यूनिटी. उन्होंने कहा, सीधा सीधा उन्होंने इस बात से ये कहा कि जो सीरम कंपोनेंट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, वो इतनी मेजर इफेक्टर नहीं है, जो सेल्स हैं वो ज़्यादा मेजर इफेक्टर हैं इम्यूनिटी के. Active phagocytic cells identified by Merchennikov were likely blood monocytes और न्यूट्रोफिल. उन्होंने जो सेल्स की बातें की थी वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स थी. इन ड्यू कोर्स ए कंट्रोवर्सी डेवलप्ड बिटवीन दोज हु लेड टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड दोज हु एग्रीड विद सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी. बाद में कंट्रोवर्सी चली, कुछ लोग ये कहने लगे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी ज़्यादा सही है, कुछ ये कहने लगे कि नहीं नहीं सेलुलर इम्यूनिटी ज़्यादा सही है. फिर जैसे जैसे टाइम बीता, साथ जो फर्दर चीज़ें थी, टेक्निक्स थी, वो आई, उनकी वजह से दोनों इम्यूनिटी को इक्वल रिकॉग्नाइजेशन मिला. It was later shown that both are correct. Immunity require both cellular and humoral responses. It was difficult to study the activities of immune cell
before the development of modern tissue culture technique, whereas studies with serum took advantage of the ready availability of blood and established biochemical technique। कि पहले सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में जानना इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि तब ये टिश्यू कल्चर की इतनी टेक्निक्स का पता नहीं था। और ह्यूमरल इम्यूनिटी ज़्यादा क्यों कूद रही थी, क्योंकि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो ब्लड से कंपोनेंट हैं, ब्लड की अवेलेबिलिटी थी, उससे रिलेटेड जो टेक्निक थी वो उस टाइम पे पीक पे थी। बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन अबाउट सेलुलर इम्यूनिटी लैग्ड बिहाइंड फाइंडिंग दैट कंसर्न ह्यूमरल इम्यूनिटी। और इन सब टेक्निक के प्रॉब्लम की वजह से जो सेलुलर इम्यूनिटी की जो नॉलेज है, जो फाइंडिंग है, वो पीछे रह गई और ह्यूमरल इम्यूनिटी ज़्यादा चर्चा में आई। एक की एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कि 1940s में किया गया था, मेरिल चेज ने किया था। उन्होंने वो सक्सीड हुए थे इन ट्रांसफरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस बिटवीन द डिफरेंट ग्यूनिया पिग। कि उन्होंने WBCs को ट्रांसफ़र किया था, जो सेलुलर इम्यूनिटी जो कंपोनेंट्स हैं इम्यूनिटी के सेल्स WBC ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट WBC को बिटवीन द ग्यूनिया पिग्स ट्रांसफ़र किया। और इससे हमें क्या देखने को मिला, दिस डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प टू रिकिंडल इंटरेस्ट इन सेलुलर इम्यूनिटी। और इस डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से फिर से सेलुलर इम्यूनिटी में लोग इंटरेस्ट लेने लगे विद द एमरजेंस ऑफ इम्प्रूव्ड सेल कल्चर टेक्निक इन 1950। कि 1950 में जब सेल कल्चर की टेक्निक काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, लिम्फोसाइट वाज आइडेंटिफाइड एज द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो लिम्फोसाइट के बारे में पता लगा कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो कि सेलुलर एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। एक्सपेरिमेंट्स विद चिकन्स, जो चिकन्स हैं उनके ऊपर किया गया। किसने किया? ग्लिक ने किया, ब्रूस ग्लिक ने, जो कि मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करते थे। उन्होंने क्या इंडिकेट किया कि 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस से डेराइव्ड है और वो सेलुलर इम्यूनिटी में काम आएंगी। और जो बी लिम्फोसाइट हैं वो बुर्सा ऑफ फेब्रिसिस से डेराइव्ड हैं, और ये बुर्सा ऑफ फेब्रिसिस एक क्लोइकल आउटग्रोथ है इन केस ऑफ बर्ड्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। तो जो कंट्रोवर्सी थी बिटवीन द रोल ऑफ ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी, वो अब रिजॉल्व हो गई थी, क्योंकि जो दोनों सिस्टम हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जो दोनों टाइप के जो इम्यूनिटी है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी होंगी, एंटीबॉडी बनेंगी तो काम चल जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सेलुलर इम्यूनिटी से भी काम चल जाएगा। दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, एक बार हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखी, कौन से वर्ड से वो डेराइव हुआ है, थ्यूसाइडिस के बारे में बात की, प्लेग एथेंस से रिलेटेड बात की, फिर स्मॉल पॉक्स के वेरियोलेशन से बात की, लेडी मैरी के बारे में बात की। देन 1798 में एडवर्ड जेनर आए, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। उन्होंने स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, मिल्क मेड, इनसे रिलेटेड बात की। उनके काम से लेके कोलरा के ऊपर काम किया लुइस पास्चर ने, फाउल कोलरा के ऊपर, और वैक्सीन टर्म दी इन द ऑनर ऑफ एडवर्ड जेनर। फिर 1881 में उन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलस से रिलेटेड काम किया, शिप्स के अंदर काम किया। 1885 में रेबीज़ से रिलेटेड काम किया, जोसेफ के ऊपर। और फिर उसके बाद में मैकेनिज़्म ऑफ इम्यूनिटी से रिलेटेड भेरिंग और किटास्टो 1890 में काम किया उन्होंने। सीरम ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताया, जो कि सीरम के कंपोनेंट से आती है। फिर इम्यूनोग्लोबिन के बारे में बताया, एंटीबॉडी का नाम दिया। 1883 में मेटशिनिकोव ने WBC को ट्रांसफ़र करके और जो सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी है उसके बारे में बताया। फिर दोनों में काफ़ी दिनों तक कॉन्ट्रडिक्शन हुए, ये बड़ा ह्यूमरल को ज़्यादा लोगों से एग्रीमेंट मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो टेक्निक थी वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को ही सपोर्ट कर रही थी। फिर बाद में 1940s में मेरिल चेज के काम के बाद में सेलुलर इम्यूनिटी का भी बोलबाला हुआ, और मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के ब्रूस
ग्लिक के काम के बाद ये पता लगा कि जो लिम्फोसाइट हैं, टी और बी लिम्फोसाइट, वो दोनों ही सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो जो ये दोनों तरीके की जो इम्यूनिटी हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।